के सीजन 7 का एपिसोड नंबर 1 आ चुका है फाइनली। 1 साल के इंतज़ार के बाद ये सीज़न आया है और पूरी तरह से ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशंस है ना उसके साथ इंसाफ किया गया है। शो की शुरुआत होती है आर्या से, वॉल्टर फ्रे से। अगर आपको याद होगा कि सीजन 6 के एंड में आर्या ने वॉल्टर फ्रे को ठीक उसी तरह से मारा था जिस तरह से फ्रे फैमिली ने कैटलिन स्टार्क को मारा था। डेविड ब्रैडली ने इस सीन में कमाल की एक्टिंग की है। आर्या ने वॉल्टर फ्रे का रूप धारण किया हुआ है और वॉल्टर फ्रे को आर्या की जैसी एक्टिंग करनी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि डेविड ब्रैडली ने, ये जो एक्टर हैं, इतने सीनियर एक्टर हैं, कमाल का काम किया है। और आप जब ये सीन देखते हैं तो आपको खुद रियलाइज़ होता है, आप वॉल्टर फ्रे के चेहरे में आर्या को ढूंढते हैं। जिस तरह से वो स्माइल करते हैं, जिस तरह से वो स्पीच देते हैं, पता चलता है कि ये आर्या है। भले ही चेहरा वॉल्टर फ्रे का है, लेकिन जो बातें हैं, जो उसके पीछे जो इमोशंस हैं, वो आर्या के हैं। खैर, आर्या ने फ्रे फैमिली का खात्मा कर दिया है और अब उस फैमिली में बचे हैं सिर्फ बच्चे और औरतें। और इसके बाद शुरुआत होती है गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 7 के एपिसोड नंबर 1 की। इसके बाद आप देखते हैं वाइट वॉकर्स और वाइट्स की एक बड़ी सी आर्मी, जिसमें कुछ जाइंट्स भी हैं। ये सिर्फ जाइंट्स नहीं है, बल्कि ये वाइट्स हैं। इतनी बड़ी मुसीबत से अकेले जॉन स्नो कैसे निपटेगा, इसीलिए उसको किसी की ज़रूरत है। असल में ये वाइट वॉकर्स और जाइंट्स की जो आर्मी है, ये ब्रैन के विजन में है। ब्रैन ये सब कुछ अपने विजन से देख रहा है। और उसके बाद सीन स्टार्ट होता है वॉल का। वॉल के बाहर मीरा ब्रैन के साथ खड़ी है। बेचारी मीरा कितनी दिनों से वो ब्रैन को घसीटे जा रही है। कुछ तो मतलब पावर है लड़की में। हाँ, एड गेट ओपन करवाता है वॉल का और ब्रैन से पूछता है कि भाई क्या सबूत है कि तुम ब्रैन हो। ब्रैन उसको कहता है कि वाइट वॉकर्स की आर्मी आ रही है। एड कहता है ओके कूल आ जाओ। अब बारी आती है विंटरफेल की। यहाँ पर जॉन स्नो सैंसा के साथ रूल कर रहा है विंटरफेल को। और किंग ऑफ द नॉर्थ तो लास्ट सीजन में बना ही दिया गया था जॉन को। तो अपनी बातें सामने रखता है, कहता है कि हमें ड्रैगन क्लास की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा वेपन्स बनाने की ज़रूरत है और सिर्फ लड़कों के वॉर में शामिल होने से नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है कि हमारे घर की लड़कियाँ और औरतें भी हथियार उठाएं। ये बात नॉर्दर्न लॉर्ड्स को कुछ खास पसंद नहीं आती और लॉर्ड ग्लोवर कहते हैं कि मैं अपने घर की औरतों के हाथ में भाला नहीं दूंगा। इस पर मैं ये कहती हूँ कि लॉर्ड ग्लोवर, आपको भाला अपनी बच्चियों के हाथ में चाहिए या उनके सीने में? क्या प्रेफर करेंगे आप? फैंस की फेवरेट लियाना मोमंट ये तो नहीं कहती, लेकिन फिर भी लॉर्ड ग्लोवर को शांत करवा देती है। सैंसा और जॉन के बीच टसल नज़र आता है, कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, जब जॉन ये डिसीजन लेता है कि उन लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा जिन्होंने बोल्टन्स का साथ दिया था और स्टार्क्स का साथ नहीं दिया था, बल्कि स्टार्क्स को बिट्रे किया था। सैंसा कहती है कि उन घरानों को हमें माफ़ नहीं करना चाहिए। उनके बच्चों से, उनकी फैमिली से, उनके कैसल्स, उनका घर बार, उनकी ज़मीनें छीन लेनी चाहिए और इन ज़मीनों को हमें उन लोगों को दे देना चाहिए जो स्टार्क्स के साथ खड़े थे। इस पर जॉन स्नो कहता है कि मैं किसी के बाप की गलती की सज़ा उसके बच्चों को नहीं दे सकता, ये सही नहीं होगा। अभी कहीं ये बात जॉन स्नो को आगे फ्यूचर में काम आ सकती है। आपको पता है ना जॉन स्नो कौन है? फायर एंड ब्लड। इसके बाद अकेले में जॉन स्नो और सैंसा बातचीत करते हैं। जॉन स्नो सैंसा को कहता है कि तुम्हें इस तरह से पब्लिक में मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई ओपिनियन है भी तो मुझे अकेले में बताओ, विच मेक सेंस। सैंसा कहती है मैं ये नहीं चाहती कि तुम वो गलतियां करो जो नेड स्टार्क और रॉब स्टार्क ने की थी। तुम्हें उनसे ज़्यादा समझदार बनना पड़ेगा, तुम्हें उनसे ज़्यादा क्लेवर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जॉन स्नो कहता है मैं समझदार कैसे बनूंगा तुम्हारी बातें सुनकर। वन टाइट स्लैप। जॉन और सैंसा को किंग्स लैंडिंग से भेजा गया सर्सी का लेटर मिलता है, जिसमें सर्सी स्टार्क्स को उनका रेबेलियन खत्म करने की बात कर रही है और जॉन को किंग्स लैंडिंग बुला रही है। सैंसा जॉन को कहती है कि तुम बियॉन्ड द वॉल के इश्यूज में इतने ज़्यादा फंसे हुए हो कि तुम सर्सी को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। मैं सर्सी को जानती हूँ कि वो इतनी ख़तरनाक है, जो भी इंसान उसको डबल क्रॉस करता है सर्सी उसको ख़त्म कर देती है। जॉन कुछ रियलाइज़ करता है और सैंसा को कहता है ऐसा लगता है तुम सर्सी को काफ़ी एडमायर करती हो। सैंसा कहती है हाँ, मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा है। क्या सैंसा, तुम्हें सीखने के लिए सर्सी मिली? मतलब लिटिल फिंगर, सर्सी, ऐसे ही लोग हैं तुम्हारी इंस्पिरेशन। बट कोई बात नहीं, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी मर्जी है। इसके बाद आती है सर्सी की बारी और हम पहुंचते हैं किंग्स लैंडिंग। वहाँ पर सर्सी ने
अपने प्रांगण में, अपने घर के आंगन में एक वेस्टरॉस का बहुत बड़ा मैप बनवाया हुआ है और वहाँ पर खड़ी होकर वो क्वीन की तरह फील कर रही है और स्ट्रैटेजाइज कर रही है कि किस तरह से इस वॉर को जीता जाए। वहाँ जेमी भी मौजूद है। वो सर्सी को समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह से हमें अपने अलाइज को और करीब रखना चाहिए। सर्सी कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने 40 सालों में अपने फादर से कुछ नहीं सीखा? सर्सी, टाइविन लैनिस्टर जैसे कपड़े पहन लेने से कोई टाइविन लैनिस्टर नहीं बन जाता। उसके लिए आपको अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलता है। सर्सी कहती है, मैं 7 किंगडम्स की क्वीन हूँ। और जेमी सर्सी को याद दिलाता है कि आप 7 किंगडम्स की क्वीन नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 किंगडम्स की क्वीन हैं, क्योंकि बाकी जितने भी किंगडम्स हैं वो हमसे अलग हो चुके हैं, वो रेबेल कर रहे हैं और वो आपको अपनी क्वीन मानते ही नहीं हैं। वैसे अगर आपको याद होगा तो सीजन 3 के एपिसोड नंबर 10 में टाइविन लैनिस्टर ने जॉफ्री को कहा था, एनी मैन हु मस्ट से आई एम द किंग इज नो ट्रू किंग। तो सर्सी जी, आपने अपने पिता से कुछ नहीं सीखा है। सर्सी जेमी को अपने नए एलाई यूरॉन ग्रेजॉय से मिलाती है। यूरॉन ग्रेजॉय जेमी के सामने सर्सी को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि मेरे पास 1000 शिप्स हैं और 2 गुड हैंड्स हैं। सर्सी यूरॉन के शादी के प्रपोजल से इनकार कर देती है और यूरॉन कहता है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा और उसके बाद तुम शादी से मना नहीं कर पाओगी। क्या होगा वो गिफ्ट? डायमंड रिंग नहीं होगी, कुछ खतरनाक होगा। यूरॉन जैसा कैरेक्टर कुछ अच्छा तो नहीं कर सकता है। वैसे शो के यूरॉन और बुक के यूरॉन में काफ़ी डिफरेंस है। मैं कुछ और वीडियोस बनाने की सोच रही हूँ जिसमें किताबों में जो कैरेक्टर्स हैं और शो में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच किस तरह का डिफरेंस है, उनके नेचर में, उनकी स्टोरी लाइन्स किस तरह से अलग हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, मार्केटिंग ज़्यादा नहीं, वापस एपिसोड 1 पे आ जाते हैं। जेमी और यूरॉन के बीच काफ़ी टसल दिखाया है, काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई है। जेमी को ऑफ कोर्स यूरॉन ग्रेजॉय पसंद नहीं है। सर्सी को अगर यूरॉन जेमी के सामने लाइन मारेगा तो कैसे चलेगा? इसके बाद यूरॉन ग्रेजॉय जाता है और आता है सैमुअल टार्ली, जो यूरॉन ग्रेजॉय से कम बैडएस नहीं है। उसको जिस चीज़ के लिए मना किया जाए सैम को वही करना होता है, बिल्कुल हैरी पॉटर की तरह। किताबें इतनी सारी अवेलेबल है लाइब्रेरी में, लेकिन सैम को वही किताब पढ़नी है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रखी है। जहाँ पे जाने के लिए उसे मना किया है उसको वहीं जाना है। आपको याद होगा कि बियॉन्ड द वॉल क्रैस्टर्स की वाइफ से किसी को भी बात करना मना था, लेकिन हमारे सैमुअल को क्रैस्टर की वाइफ से ही प्यार होना था और गिली को वो भगा के भी ले जाता है। मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि इमोशंस आ गए मन में और उसको दबा कर रख लिया। भाई सैमुअल, फिर आप अपने आप को इतना डरपोक क्यों मानते हैं? सैम लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड एरिया की चाबी चुराता है और वहाँ से एक किताब मार के लाता है जिसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है ड्रैगन ग्लास के बारे में। और इसके बाद सैम फटाफट से एक लेटर लिखता है जॉन को और बताता है कि ड्रैगन स्टोन में काफ़ी सारा ड्रैगन ग्लास अवेलेबल है, बल्कि वहाँ पर ड्रैगन ग्लास का एक पूरा माउंटेन है। हम अपनी प्यारी सी आर्या को दोबारा देखते हैं और साथ में नजर आते हैं I'm in love with the shape of you। एड शीरन का कैमियो होता है और वो एक लैनिस्टर सोल्जर का रोल निभा रहे हैं। लैनिस्टर सोल्जर्स का ये ग्रुप आर्या को खाना ऑफर करता है, दारू ऑफर करता है, बल्कि अपने दुख दर्द भी आर्या के साथ शेयर करता है। सीन बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है। आपको लगता है कि आर्या शायद इन सबका खात्मा करने वाली है, इन सबको मारने वाली है, क्योंकि इसकी नज़रें सबकी तलवारों पे जाती है कि कहाँ कहाँ पर किसके वेपन रखे हुए हैं। मगर बातचीत जब आगे बढ़ती है तो आप आर्या के एक्सप्रेशंस देखते हैं और आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आर्या ये रियलाइज़ करिए कि ये सब भी इंसान हैं। ग्रुप के सोल्जर्स जो हैं वो अपनी अपनी बातें बताते हैं। कोई कहता है कि किस तरह से वो अपने पिता को याद कर रहा है। एक दूसरा सोल्जर होता है जो बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मगर वो ये नहीं जानता कि घर में बेटा पैदा हुआ है या बेटी। वो नहीं चाहता कि बेटा पैदा हो, क्योंकि अगर बेटा पैदा होगा तो उसको बड़े होने के बाद दूसरों की वॉर में शामिल होना पड़ेगा, दूसरों की लड़ाई में अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बेसिकली इस सीन के ज़रिए ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि लैनिस्टर बैनर के तले खड़ा हर शख्स सर्सी और जॉफ्री जैसा ईविल नहीं है। अल्टीमेटली आर्या का दिल शायद पिघल जाता है और वो इनमें से किसी को भी जान से नहीं मारती, हालांकि शी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग इट।
नेक्स्ट सीन हाउंड का है। ये बेरिक और थोरस के साथ बियॉन्ड द वॉल जा रहा है और रास्ते में इन्हें मिलता है एक फार्मर का हाउस। ये वही घर है जहाँ पे सीज़न 4 के एपिसोड नंबर 3 में हाउंड आर्या के साथ आता है। ये फार्मर आर्या और हाउंड को खाना ऑफर करता है। हाउंड इस फार्मर का पैसा चुराता है। आर्या कहती भी है कि तुमने उसका पैसा क्यों चुराया जब हमने उसके घर एक गेस्ट के रूप में वक्त बिताया है। तो हाउंड कहता है जब विंटर आएगी तो ये बाप बेटी वैसे भी मर जाएंगे, ये पैसा इनके किसी काम नहीं आएगा। वो फार्मर अपनी बेटी को अपनी गोद में लेके मर जाता है। वो अपनी बेटी की गर्दन काटता है, फिर अपनी गर्दन काटता है एंड दे बोथ डाई। बेसिकली वो भूख से मर जाते हैं। अगर हाउंड ने वो पैसा ना चुराया होता तो हो सकता है कि वो कुछ वक्त और ज़िंदा रह पाते। हाउंड को इस बात का रियलाइजेशन होता है और वो उन दोनों की लाशों को दफनाने के लिए जाता है। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सीन होता है जिसमें हाउंड बेरिक से पूछता है कि लॉर्ड ऑफ द लाइट तुम्हें ये ज़िंदा क्यों कर रहा है बार बार। बेरिक कहता है मैं नहीं जानता, हो सकता है कि मेरा कुछ पर्पस हो, लेकिन मैं उस पर्पस को अभी तो नहीं जानता हूँ। इसके बाद हाउंड फायर में कुछ विजन्स देखता है। थॉरस बेसिकली हाउंड को कहता है कि तुम आग में कुछ देर देखो और शायद तुम्हें विजन्स नज़र आएंगे। हाउंड जब आग में देखता है तो उसको वाकई कुछ नज़र आता है, बिल्कुल मेलिसेंड्रे की तरह। वो भी कुछ बातें कहता है कि उसको एक माउंटेन नज़र आ रहा है, उसको वाइट्स नज़र आ रहे हैं, उसको वाइट वॉकर्स नज़र आ रहे हैं जो वॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे वाइट वॉकर्स हैं, बहुत सारे वाइट्स हैं। बेसिकली ये है हाइप फॉर द फाइट। सीन आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं फिर से सिटाडेल पे जोरा मॉर्मॉन्ट के पास। सैम सिटाडेल में है, वो लोगों को खाना दे रहा है, ऑफर कर रहा है और एक खिड़की खुलती है जहाँ पर ग्रे स्केल से सना हुआ एक हाथ बाहर निकलता है और सैम को पकड़ने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स कौन होगा ये? जोरा मॉर्मॉन्ट होगा। हालांकि में शक्ल नहीं दिखाई जाती है मगर परछाई से पता चल जाता है कि ये जोरा मॉर्मॉन्ट ही है। जोरा मॉर्मॉन्ट पूछता है सैम से कि क्या वो आई? सैम पूछता है कौन? जोरा मॉर्मॉन्ट कहता है ड्रैगन क्वीन। भाई जोरा, तुम्हें ग्रे स्केल है, अपने हाथों को हमारे सैम से दूर रखो। अगर सैम को कुछ हो गया ना तो उसके बाद फिर वाइट वॉकर से लड़ने के जो सीक्रेट्स हैं वो कैसे बाहर आएंगे? आखिरी सीन डेनेरियस टारगेरियन का। वो फाइनली ड्रैगन स्टोन पहुंच चुकी है अपनी पूरी पलटन के साथ और शायद ये गेम ऑफ थ्रोन्स का पहला ऐसा एपिसोड है जहां पर टीरियन ने एक भी डायलॉग नहीं बोला है सीन में होने के बावजूद। टीरियन इस सीन में डेनेरियस की साइड किक नज़र आ रहा है और कोई मेन और लीड कैरेक्टर नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स ये मोमेंट डेनेरियस का है। इतने सालों के इंतज़ार के बाद वो फाइनली वेस्टेरोस की धरती पर पहुंच चुकी है। वहाँ पर कदम रखा है, हाथ रखा है। वो धीरे धीरे चलते हुए थ्रोन के पास पहुंचती है, वॉर रूम में पहुंचती है, साथ साथ टीरियन भी होता है और डेनेरियस कहती है शैल वी बिगिन और एपिसोड हो जाता है ख़त्म। बहुत ही अच्छा एपिसोड था। बेसिकली सीज़न को इस्टेब्लिश करने के लिए, सीज़न की शुरुआत करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स नहीं होते हैं मगर शुरुआत बहुत अच्छी होती है। वॉल्टर फ्रे का जो एक्टर है डेविड ब्रैडली, मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग की और उससे बेटर स्टार्टिंग नहीं हो सकती थी। एंडिंग भी अच्छी थी। डेनेरियस अल्टीमेटली पहुंच चुकी है ड्रैगन स्टोन। पूरे सीज़न की नींव रखी जा चुकी है और उम्मीद है कि हमें आगे कुछ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। गेम ऑफ थ्रोन से जुड़ी और बातें जानने के लिए और एपिसोड 2 का रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी को शुरू से समझना चाहते हैं तो इस चैनल पे और भी वीडियोस हैं जिन पर मैं काम कर रही हूँ। कुछ वीडियोस मैंने बनाए भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं बिल्कुल शुरुआत से। और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, हौसला अफजाई करिए। मोटिवेशन मिलता है तो और वीडियोस बनाने का भी मन करता है। टाटा।